हेलो बच्चों। होप कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। जिन जिन बच्चों को वेव ऑप्टिक्स में अभी तक की प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हों वेव ऑप्टिक्स के। जिन लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं, वो लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। और अगर आपके कोई डाउट्स वैसे बनते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बस आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बाकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसमें 2025 के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। ठीक है। जितने भी न्यू अपडेट्स होंगे, जितने भी न्यू क्वेश्चंस वगैरह की चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे और आपको लास्ट तक आपके बोर्ड तक नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स। ओके। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है वेव ऑप्टिक्स। ओके। सबसे पहली चीज कि बेटा, लाइट जो है वेव है या पार्टिकल। ओके। लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी। लाइट के पास दोनों नेचर हो। ठीक है। आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये प्रूफ किया था कि लाइट क्यों है पार्टिकल नेचर। लाइट के पास पार्टिकल नेचर। और हाइगन्स ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि लाइट का वेव बजर। हाँ, हाइगन्स इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है ना। कोई मैथमेटिकली उसके पास कोई वो नहीं था, एक्सप्रेशन नहीं था जिसमें वो कह सके कि लाइट जो है वेव है। बट लेटर ऑन मैक्सवेल ने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर दे दी थी। ठीक है ना, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि हाँ, लाइट के पास पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने डुअल नेचर में पढ़ लिया है वैसे ना। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की बात करें। ठीक है। इसमें सबसे पहली बात आती है हमारी वेव फ्रंट। वेव, व्हाट इज डिफरेंट? वेव फ्रंट is a continuous locus of all the points which are vibrating in the same phase at any instant. Okay? Wavefront is defined as the continuous locus of all the points vibrating in the same phase at a particular instant of the। यानी उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो सारे पॉइंट्स जो कि क्या कहते हैं सेम पेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यूस लोकस बनाते हैं, तो वो हमारा बना देता है, क्या बनाता है, एक वेव फ्रंट। ओके। नाउ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द, ओके। नाउ वेव फ्रंट कितने टाइप की है? ठीक है। वेव फ्रंट हमारे पास में बेटा तीन टाइप। ठीक। यहाँ तक नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे, बीजी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स और ये फ्रंट, वेव फ्रंट तीन टाइप की है बेटा, जो हम स्टडी का मीन है। फर्स्ट फर्स्ट आता है थी स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
and the third one is plain wavelength. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल वेव। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमारे पास जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स मीन्स एक छोटा सा पॉइंट है जहां से लाइट रे हर डायरेक्शन में, लाइट रे हर डायरेक्शन में पे, ठीक है ना। तो सिलेंडर डिफरेंट है अगर, तो उसके लिए हमारा सोर्स कैसा होता है, लाइट सोर्स, लाइट्स। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स है टिम्पोटी, बहुत दूर रखा हुआ है इन, ठीक है। इन्फिनिटी से जो बेटा लाइट रेज आती है वो पैरेलल बीम के फॉर्म में आती है। ओके ना, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे स्फेरिकल वेव। ये वेव फ्रंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल एट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके ना, स्फेरिकल वेव सोर्स क्या था, पॉइंट सोर्स, ये लिए पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स से लाइक हर डायरेक्शन में इस तरीके, तो ये वो कौन सा है जो सेम फेज में माइग्रेट कर रहे हैं, ये ठीक है। ये लग तो आपको बिल्कुल अभी एक उसकी तरह सर्कल की तरह लग रही है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, स्फेयर, स्फेरिकल ऐसे वहां पे 3D में अगर हम इमेजिन करके इस पॉइंट फोर्स इस तरीके से भाव, ठीक है। और तो ये हो गई हमारी वेपर, स्फेरिकल वेपर। ये हो गई, ठीक है ना। हाँ, एक जरूरी बात है, वेव फ्रंट और रेज में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, रेज आर ऑलवेज perpendicular टू वेव, ऑलवेज वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। या ये कह सकते हैं पर वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेज, रेज के परपेंडिकुलर। ओके ना, ये आप होंगे सेंट्रल वेव। नाउ दिस सेकंड वन इज, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ये जो सेकंड वन है सिलेंड्रिकल वेव। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स, सॉरी लाइंस। पॉइंट सोर्स किसके लिए था हमारा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की क्या होना चाहिए, लाइन सोर्स, लाइन सोर्स एक लाइन के पंप में होगा, ठीक है ना। एक लाइन जो है किससे बनी है, बहुत सारे कॉर्ड से, एक दो तीन, इससे नहीं, बहुत इनफाइनाइट पॉइंट के लेकर, ठीक है। एक बार अभी इसमें, अच्छा, अब ये पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स किधर बन रहे हमें, तो क्या मिलता, ऐसे 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 हटा लेते मेरे को, जी, ठीक है ना। यहाँ बहते हुए हुई ऐसे, अम, वे क्या एक सिलेंडर बन गया, ठीक है ना। सीजी डिफरेंट कैसी कहलाए, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेपर, सिलेंड्रिकल वेपर। ओके, सोर्स कैसा, ये है मेरा लाइन सोर्स, ये लीनियर सोर्स, ठीक है। लाइन सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव, ओके। और ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे ये वेव फ्रंट बन रही है, जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है हमारी वेव्स, या रेज के परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट। ओके, तो दो टाइप के हमारे वेव फ्रंट ये है। एंड द थर्ड वन इज
प्लेन प्लेन वेक्टर। ओके, प्लेन वेव फ्रेंचली फोर्स इनफाइनाइट इंफिनिटी पे रखा हुआ कोई भी सोर्स आपका कैसे काम कर सकता है, प्लेन वेव फ्रेंचली सोर्स का काम कर सकता है। तो इन्फिनिटी के टर्मिनल की कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे जो रेल आती है वो एक पैरेलल बीम के फॉर्म में कुछ इस तरीके का पैरेलल बीम। अच्छा, अच्छा, इस पैरेलल बीम में जैसे बहुत सारी पैरेलल बीम्स आ रही हैं तो ये जो पॉइंट्स होती है एक ही इस पे अप्लाई कर रहे हो रहे, ये सेम फेज में, ठीक है ना। अगर उन्होंने सबको ज्वाइन कर दें तो एक प्लेन बनेगा और वो प्लेन कुछ इस तरीके से बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे एन वेपर। Paturi View Island. एक प्लेन भी था सिमिलरली जहाँ बनने पार्टी पर तो वो के वे फ्रंट निमूनरी कुछ इस तरीके का ठीक। यहाँ पर पे ये बनाई, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्लेन वेक्टर, प्लेन वेक्टर बिंदा सोर्स है इंफिनिटी से कोई भी सोर्स, ये हो गई वेव। अब आप फिर से देखेंगे वेव आर अवेलेबल टू दी डिफरेंट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे तीन टाइप की रेफरेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट एंड डाइवर्जिंग वेव, ठीक है ना। अब कन्वर्जिंग वेव फ्रंट क्या होती है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कन्वर्जिंग वेव, देखिए होता क्या है बच्चों कि जैसे कभी हम लेंस का यूज कर लेते हैं या मिरर से भी, जब रेज कन्वर्ट हो रही थी एक पॉइंट पर, पहले सपोज करो कि ये रेज है जो कन्वर्ट होने पॉइंट दी बात, ये 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 सारी रेज कन्वर्ट होनी है पॉइंट की पर, तो इनसे जो वेव फ्रंट बने ये क्या है, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है ना। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ये है आपकी TWF, ये रेज रेज हमेशा की परपेंडिकुलर होंगी, क्या कैसी भी वेव फ्रंट हो, रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दूसरी है डायवर्जिंग वेव, डायवर्जिंग वेव फ्रंट, डायवर्जिंग वेव फ्रंट कब बनेगी, डाइवर्टिंग वेव फ्रंट कब बनेगी, जब एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है लाइट। फॉर एग्जाम्पल ये डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, तो ये जो वेव फ्रंट बनेगी ये कहलाएगी आपकी डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ओके, दीज आर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल भी है तो स्फेरिकल ही है वो, तो हम तो कन्वर्टली स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिप्पिया, तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, ठीक है ना, उसको दूर करने की कोशिश कर। ओके, नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल, नेक्स्ट टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बार बोर्ड को पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। और देखिए इसका रेटेड अलग अलग फॉर्म में आ जाता है, कभी अगर पूरा हाइगन्स प्रिंसिपल आ गया तो भाई पूरे पार्ट में देती, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो भाई कॉन्सेप्चुअल में ये एक या दो नंबर दिया, ठीक है ना। तो हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन प्रिंसिपल, ओके। तो भाई हाइगन्स अंकल ने क्या कहा पर मैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हाइगन्स ने कहा कि भाई देखिए वेव फ्रंट तो आपके समझ में आ चुका, और वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट लाएगा, बहुत सही बात है, बट
वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये हाइगन्स ने कहा। ठीक है, तो और वो जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो नया सोर्स बना रहे हैं, वो एक जो नई वेव बनेगी, उसके लिए एक प्रोड्यूसर का जैसा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक हमने ले ली स्टेरिबल, लगा सपोज करो ये, ठीक है ना, ये है हमारी साइकिल देखी ये, इसमें मेरे पास पॉइंट है के, डी, सी, डी, ई। ओके, तो ये खुद में एक सोर्स का काम करेगा है, इससे जो रीड रहेगी ये, देखो इस तरीके से आएगी, यहाँ पे एड है, बीड है, टीड है, डीड है, ईड है। ये हमारी सेकेंडरी वेवफ्रंट बन रही है, ठीक है ना। ओके, ये है हमारा बैकवर्ड एनवेलप, ये है हमारा फॉरवर्ड एनवेलप, आगे को कर देना फॉरवर्ड एनवेलप, ठीक है, फॉरवर्ड एंड। अगर इसी को हो बेटा लेन देन कल में देखोगे, ए, बी, सी, डी, ई। इस तरीके से जैसे भी दिखना चाहिए ना। ओके, ए, बी, सी, बी, ई, ये देख, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, फॉरवर्ड एंड अगेन। ओके, तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने पहला पॉइंट क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a fresh source of new disturbance, act as a fresh source for new disturbance, new disturbance, okay, called secondary wave or day cut, called secondary wave or wave, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या था, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो हाइगन्स ने कही, वो ये कही कि द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, secondary wavelet spread out in all direction, in all direction, okay, in all directions with the speed of light, with the speed of light, with the speed of light in that medium, in that medium. Sorry, now the third point, तीसरा पॉइंट क्या कहा, हाइगन्स ने तीसरे पॉइंट में अपने क्या कहा, ये भी समझ लेते हैं। ओके, हाइगन्स ने अपने तीसरे पॉइंट में कहा कि जो न्यू वेव
जो न्यू वेवलेट बनी है या न्यू वेव जनरेट हुई है, सेकेंडरी वेव जो जनरेट हुई है, वो एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप। लेकिन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से, ठीक है ना। बी सेकेंडली वेवलेट, the secondary wavelet at any later time is given by, at any later time, a given by forward envelope, forward envelope, ठीक है ना, forward envelope of the secondary wavelet, of the of the secondary wavelet या new secondary wavelet बताओ, the new wavefront कहबो, new wavefront at any later time is given by forward envelope of the secondary wavelet, secondary wave, ओके। तो भाई ये तो बात हो गई हाइडेंस की, क्या क्या हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो सेकेंडरी वेवलेट्स पे एक सोर्स पर, ठीक। दूसरी बात, जो सेकेंडरी वेवलेट बने के वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड रहेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। एंड द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम is given by power envelope of the secondary wavelet। ये तीन बातें हाइगल्स ने अपने प्रिंसिपल में यही की, ठीक है ना। ओके, या हाइगल के रूल्स में थे। तो यहाँ पे एक बात जो डिस्टर्ब करती है, कई बार बच्चों को सोचने में मजबूर कर देती है कि फॉरवर्ड एनवलप में क्या बैकवर्ड एनवलप नहीं हो सकता? तो फॉरवर्ड एनवलप ही की, क्यों बैकवर्ड एनवेलप पॉसिबल नहीं है? हमने बैकवर्ड एनवेलप क्यों नहीं बोला? वेवलेट आगे को ही क्यों प्रोपेगेट कर रहा है, पीछे को क्यों नहीं जा सकते हैं? जबकि लाइट तो हर डायरेक्शन में वो कर रही है ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेवलेट जनरेट हो और सेकंड उसमें ना हो, यानी कि बैकवर्ड में ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में ही समझते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर। Why no backward weapon एक पॉप, क्यों बैकवर्ड वेवफ्रंट नहीं बनाई जाती है या नहीं बन सकती, ठीक है ना। सो ओके, चलिए सुनो। एक वेव के पास क्या होना है? एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक ही समस्या कि आपको किसी वेव में एम्पलीट्यूड नहीं है तो वेव क्या होगी? एग्जिस्टिंग थे तो वेव एक्सिस मोमेंटिटी, ओके। और हमें पता द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वेव is proportional to 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, ओके। 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो चलिए देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन बी रे एट कंसिडरेशन एंड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और वे, ओके।
तो फॉर फॉर बैकवर्ड फॉर बैकवर्ड propagation थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो देखें 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपने 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 180 that will give 1 minus 1 0 amplitude equals to 0. If amplitude is 0 then B in backward diaphragm वो ये कैपिटल डायफ्राम then not I. ओके, हो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर भी अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि क्या आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। होपफुली मेरे हिसाब से तो आपको समझना आ जाना चाहिए, कि भी कई देखिए होते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ डाउट्स नए नए जनरेट होते थे, कुछ नई सोच होती है उनकी, तो वो अपनी सोच भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे, आप लोगों ने वे ऑफ पिच तो पढ़ ली हो, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि क्या लाइट की स्पीड एक्चुअली में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज होती। फिर से सुनिए क्वेश्चन, क्या लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज होती है, और अगर हाँ होती है तो एनर्जी डिफ्यूजन कहाँ, और अगर नहीं होती है तो सिर्फ हम आपका क्या पढ़। ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी कीजिए और फिर उसके बाद इस पर थोड़ा मनन कीजिए। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो फिर हम इंग्लिश में फिनिश, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें पहले हम कुछ था एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक है। तो आगे अभी इसमें हमारे इस लेक्चर में आगे हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगल्स थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगल्स। हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको दी मैं, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको की। तो हो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, तो अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम लोग उसको डिस्कस करें। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। आप